नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी गंभीर स्थिति की गहराई में जाएंगे जिसने पिछले कई महीनों से एक पूरे राज्य की रफ्तार को बिल्कुल रोक कर रख दिया है। आइए इन जमीनी रिपोर्ट्स और आंकड़ों के जरिए इस संकट के असली प्रभाव को बिल्कुल करीब से समझते हैं। मई 2023 की शुरुआत से ही मणिपुर में हिंसा और अशांति ने सामान्य जीवन को पूरी तरह तबाह कर दिया है। 3 महीने बीत चुके हैं, हजारों लोग आज विस्थापित हैं। ना जाने कितनी जिंदगियां इस संघर्ष की भेंट चढ़ चुकी हैं और उनका सब कुछ उलट-पुलट हो गया है। ये आंकड़े सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये एक ऐसी भयानक जमीनी हकीकत है जिसका आज हम मिलकर विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और इस संघर्ष की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं जहां से ये विभाजन शुरू हुआ। यहाँ बिना किसी पक्षपात के दोनों पहलुओं को तथ्यात्मक रूप से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ मेतेई समुदाय है। ये अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग कर रहे हैं और इनका मानना है कि कुकी लोग बाहरी हैं। वहीं दूसरी तरफ कुकी जनजाति का अपना अलग दृष्टिकोण है। ये खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक राज्य की मुख्य राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत सिर्फ मेतेई समुदाय के पास है। जमीनी स्थिति दरअसल काफी उलझी हुई है और इसे सुलझाना आसान नहीं है। अब आते हैं इस मुद्दे के सबसे दर्दनाक हिस्से पर, एक ऐसी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति जहां पूरा सिस्टम दबाव के कारण टूटने की कगार पर है। पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था पर जब डर और अविश्वास का बोझ पड़ता है ना, तो आपातकालीन स्थितियां और भी भयानक हो जाती हैं। ये आंकड़ा ध्यान देने वाला है, 319। ये उन गर्भवती महिलाओं की गिनती है जिन्हें इस हिंसा के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल दी गई है, और इनमें से 19 महिलाएं तो अति जोखिम श्रेणी में आती हैं। इसी अफरा-तफरी के बीच 139 नए बच्चों ने जन्म भी लिया है। जरा सोचिए, जब घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच चिकित्सा तक पहुंच लगभग कट चुकी हो, तो इन नवजात शिशुओं और उनकी मांओं की हालत ऐसे हिंसा के बीच कितनी ज्यादा असुरक्षित होगी। और सबसे अहम बात यह है कि इस तनाव का असर सिर्फ दिखने वाली चोटों तक ही सीमित नहीं है। नई मांओं पर इसका शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। एक राहत शिविर के वॉलंटियर ने बताया कि लंबा और थका देने वाला सफर, ढंग का खाना ना मिलना और आश्रय की कमी की वजह से स्तनपान कराने वाली मांओं में दूध की भारी कमी हो रही है। ये एक ऐसी अनदेखी पर दिल तोड़ने वाली समस्या है जिसका सामना इन मांओं को हर रोज करना पड़ रहा है। इन सब का मानसिक आघात बहुत लंबा और गहरा होने वाला है। एन.के. प्रेमचंद्रन जी की ये बात बिल्कुल साफ करती है कि जो बच्चे इन कैंप्स के अस्वस्थकर माहौल में बड़े हो रहे हैं, वो इन दिनों को, इस खाने की कमी को शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इन कैंप्स में जरूरी दवाएं भी मुश्किल से मिल रही हैं। इन हालात का आने वाली पीढ़ी के जहन पर एक बेहद भयानक असर पड़ने वाला है। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं कृषि और अर्थव्यवस्था पर आए इस दूसरे बड़े संकट की, जहां लोगों की आजीविका बिल्कुल खतरे में है। भूगोलिक और कृषि के दृष्टिकोण से ये अवरोध इतने विनाशकारी क्यों हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में लोग जूं खेती पर निर्भर हैं और उत्पादन कम होने की वजह से वो घाटी में बचे हुए खाने पर निर्भर रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ घाटी के क्षेत्रों में स्थायी खेती होती है और वो इस पूरे क्षेत्र का मुख्य आर्थिक केंद्र है। अब इस आपसी निर्भरता की वजह से जब रास्तों का आवागमन रुकता है तो अर्थव्यवस्था दोनों तरफ की बुरी तरह से बिखर जाती है। खेती के इस समय चक्र से इस पूरे संकट के आर्थिक नुकसान का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। आमतौर पर खेती जून के पहले हफ्ते में शुरू हो जानी चाहिए। अगर मौसम की वजह से देरी हो भी तो ज़्यादा से ज़्यादा जून के आखिरी हफ्ते तक ही होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, किसानों ने 8 जुलाई को जाकर बीज बोए, और वो भी भारी सुरक्षा बलों के पहरे में। खेत जलाए गए हैं और आज भी किसान एक लगातार डर के माहौल में अपनी ही जमीन पर काम करने को मजबूर हैं। और खैर, ये समस्या सिर्फ किसानों की नहीं है। जो वेतनभोगी कर्मचारी घाटी या राजधानी इम्फाल जैसे इलाकों में काम करते थे, उन्हें तो बिल्कुल दोहरा झटका झेलना पड़ा। लोग अपनी जान बचाकर दूसरे इलाकों में भाग गए, लेकिन प्रशासन ने आदेश निकाल दिया कि अगर वो 27 जून तक वापस काम पर नहीं आए तो उनका वेतन काट लिया जाएगा। एक तरफ लोग बिना अपने जरूरी दस्तावेजों के शरण लिए बैठे हैं और दूसरी तरफ उन पर ये आर्थिक बर्बादी का नया दर थोप दिया गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक और बेहद चिंताजनक मुद्दे की तरफ, ठप पड़ी शिक्षा और हमारे विस्थापित बच्चों का भविष्य। एक तबाह होती अर्थव्यवस्था के साथ साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग 4700 छात्र
इस हिंसा की वजह से अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ राज्य के भीतर का पलायन नहीं है। उनमें से बहुत से बच्चों को दिल्ली और मिजोरम जैसे दूसरे राज्यों में जाकर शरण लेनी पड़ी है। इतने सारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल अटक सा गया है। इन हालात में इन बच्चों के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखना बिल्कुल आसान नहीं है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून की वजह से फिर भी थोड़ी आसानी से एडमिशन मिल रहा है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के सामने तो पहाड़ जैसी बाधाएं आ खड़ी हुई हैं, क्योंकि नई जगह पर स्कूल उन दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं जो वो हिंसा में पीछे छोड़ आए हैं। और हाँ, नई जगहों पर उन्हें नई भाषा सीखने और अपने सदमे से बाहर आने के लिए प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है, जो उतनी आसानी से मिल नहीं रही। अगर हम कॉलेज छात्रों की बात करें तो सरकार ने चीफ मिनिस्टर्स कॉलेज स्टूडेंट्स रिहैबिलिटेशन स्कीम 2023 पेश की, जिसका काम विस्थापित छात्रों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर करवाना था। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ये योजना खासकर पहाड़ी छात्रों के लिए विफल हो रही है, क्योंकि वो लोग वापस घाटी के विद्यालयों में किसी भी हालत में जा ही नहीं सकते। उनका भारी शैक्षणिक नुकसान हो रहा है, इसीलिए अब वो मजबूर होकर केंद्रीय विद्यालयों में ट्रांसफर्स की मांग कर रहे हैं। एक विस्थापित कुकी छात्र ने कहा था कि उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस अब नामुमकिन हैं और बिना इंटरनेट के ऑनलाइन क्लासेस लगाना भी संभव नहीं बचा है। ये कथन इस पूरे सिस्टम की विफलता को शीशे की तरह साफ कर देता है। एक युवा विद्यार्थी के लिए आगे पढ़ने की आशा रखना इससे ज्यादा असंभव और मजबूर करने वाली स्थिति में और क्या ही हो सकता है। तो इन सब के बीच आगे का रास्ता क्या है? आइए देखते हैं कि इस अंधेरे में राहत के कौन से प्रयास चल रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। इन मायूस करने वाले हालात के बावजूद स्रोत बताते हैं कि कई ऐसी अच्छी संस्थाएं हैं जो बिना सरकारी मदद के लगातार राहत का काम कर रही हैं, जैसे यंग ट्राइबल वुमेन्स नेटवर्क, जो खासतौर पर महिलाओं और बच्चों को राहत देने और दिल्ली के विद्यालयों में उन्हें एडमिशन दिलाने पर काम कर रही है। फिर है रूरल वुमेन अपलिफ्टमेंट सोसाइटी, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँओं को ढूंढकर उन्हें ज़रूरी सामान दे रही है। और फार्म टू फूड जैसी संस्थाएं अपने स्वयंसेवकों के जरिए खतरे वाले इलाकों में खाना और दवाएं पहुंचा रही हैं। इनके जरिए स्पष्ट होता है कि जमीन पर कहां किस मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। आखिर में एक बड़ा और चुभने वाला सवाल अपने पीछे छूट जाता है। जब ये सारे भौतिक अवरोध आखिरकार खुल जाएंगे और हिंसा थम जाएगी, तब भी क्या ये बिखरी हुई सोसाइटी उन गहरे मानसिक, आर्थिक और शैक्षणिक घावों को आसानी से भर पाएगी? इस विश्लेषण से हम सबको समझ आना चाहिए कि ऐसी किसी विपदा से सच्ची मुक्ति पाने के लिए सिर्फ आज की खबरों तक ध्यान देना काफी नहीं है। एक लंबे समय की सहानुभूति, समझ और लगातार जागरूकता का होना बेहद जरूरी है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर के जरिए आपको इन स्थितियों के अलग अलग पहलू स्पष्ट हुए होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।